अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान ने दुनिया की डूबती हुई मईशत को बचा लिया है। अमेरिका और ईरान अमन मुआहदे की खबर आते ही दुनिया के आशारिये रिकवर होने लगे और इस सब का क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान ने पिछले 4 माह में दुनिया की मईशत को बचाने के लिए वो काम किया जो तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद पाकिस्तान को भी कोई माशी फ़ायदा होगा या नहीं। तो इसका जवाब हमें पिछले महीने के नंबर्स और फिगर देखकर कुछ मिलना शुरू हो गया है। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट में नुमाया इजाफा देखा गया है। स्टेट बैंक के फिगर्स के मुताबिक मई 2026 में FDI $214 मिलियन रही है, जो अप्रैल के $55 मिलियन के मुकाबले में 293% ज़्यादा है। अब इस लिहाज से माहाना बुनियाद पर मई में होने वाला ये इजाफा इतना मुतासिर कुन तो नहीं है, लेकिन साथ ही सालाना बुनियाद पर FDI अब भी 8% कम है। फिस्कल ईयर 2025-26 के पहले 11 माह में ओवरऑल FDI 1.62 अरब डॉलर रही है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 28% कम है। अब इससे ज़ाहिर होता है कि मई की बेहतरी के बावजूद अभी तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई ख़ास तब्दीली नहीं हो सकी है। लेकिन जाहिर है पिछले 4 माह में दुनिया के हालात सब ने ही देखे हैं। अब चीन के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात और हांगकॉन्ग मई के दौरान सबसे बड़े इन्वेस्टर रहे हैं। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एनर्जी और फाइनेंशियल सेक्टर्स ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हासिल की है। पावर सेक्टर में 85.8 मिलियन डॉलर, जबकि फाइनेंशियल बिजनेसेस में 59.6 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है। अब इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट के रिस्क के तासुर में भी खासी बेहतरी हुई है। पाकिस्तान को पहले हाई रिस्क मार्केट समझा जाता था, लेकिन अब कई गैर मुल्की इन्वेस्टर्स इसे मीडियम रिस्क कैटेगरी में देख रहे हैं और ये तब्दीली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ IMF प्रोग्राम की पेशरफ्त और SIFC के इक़दाम से मुंसलिक की जा रही है। IMF प्रोग्राम ने एक तरफ पाकिस्तान को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी है, लेकिन साथ ही टैक्सेस के साथ गवर्नमेंट एक्सपेंसेस में कमी और दुरुस्त इकोनॉमिक ग्रोथ ने कई सेक्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव बढ़ाया है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म के लिए गैर मुल्की इन्वेस्टर्स अब भी वेट एंड वॉच पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। मई का इजाफा हौसला अफजा ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम शिफ्ट के लिए पॉलिसी तसलसल के साथ एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स और कारोबारी माहौल में बेहतरी भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कामयाबी का पाकिस्तान को माशी तौर पर कितना फ़ायदा पहुँचने जा रहा है, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो सूरत हाल कल के बाद पैदा होगी, यानी जब ये पीस डील हो जाएगी, उसमें पाकिस्तान का जो एक किरदार है वो ज़ाहिर सिफारती तौर पर बहुत अहमियत का हामिल है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो पाकिस्तान को क्या गेन होने वाला है? देखिए ना, वी शुड मोनेटाइज और मतलब जो हमने किया है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी और दुनिया के लिए एक मॉडरेटर का, फैसिलिटेटर का, मीडिएटर का ये जो रोल प्ले किया है। और इसमें अगर मैं 3 चीज़ें देखी हूँ, एक तो जियोग्राफिक डिविडेंड है, जिसको मियाँ कहें आप जियोपॉलिटिकल डिविडेंड है। वो क्या है कि जो हमारी डिप्लोमेटिक रिलेवेंस है उसको इन्वेस्टमेंट में, मार्केट एक्सेस में और रीजनल इन्फ्लुएंस में, इन 3 चीज़ों में कैसे हमने लेकर जाना है। पहले मैं 3 चीज़ों को मेंशन कर देता हूँ एंड देन वील गो इनटू डिटेल। ट्रेड एंड ट्रांजिट डिविडेंड, आई मीन फॉर मी दैट्स ट्रूली इंपॉर्टेंट। आसियान को देख लें, जिन एरियाज ने भी ग्रो किया है, EU को देख लें। सो कॉरिडोर बिटवीन ईरान, Central Asia, China and the Arabian Sea. That's where we sit, right? I mean, it's strategically truly important. Energy dividend, और वो तो IP पाइपलाइन से आप सोच लें, हमारी ईरान से जो हम तेल जो इस वक्त शायद इनफॉर्मली आता है उसको सोच लें, इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स को सोच लें, ऑयल एंड रिफाइनिंग कॉर्पोरेशन को सोच लें। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनमें हम मूव कर सकते हैं। सो क्रॉस बॉर्डर एनर्जी मार्केट्स पे हम क्या कर सकते हैं? आई मीन दिस इज सीरियस वर्क दैट वी कैन डू। जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है इस तरफ, यानी कि ईरान की तरफ, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स और जिसमें हम बहुत कम चीज़ें मंगवाते हैं बट हमें एक्सपोर्ट करने का बहुत पोटेंशियल है। राइस, मीट, फ्रूट, टेक्सटाइल, ऑल द वे टू कार कंट्रीज। और ये हमें अफगानिस्तान के अलावा एक रीजनल जिन्हों कहते हैं ट्रांजिट रूट देता है टू कार कंट्रीज। फार्मास्यूटिकल एंड कंज्यूमर गुड्स। इंपोर्ट में ऑफ कोर्स जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, जो फर्टिलाइजर है, इंडस्ट्रियल इंपोर्ट, ये ईरान से हम ले सकते हैं। सो अगर हम इस तरह देखें तो वाकई एक 2 अरब डॉलर की ट्रेड ईरान के साथ तकरीबन है। और कार कंट्रीज को मिला के हमने एक ज़माने में इसको इन्विजिज किया था एट $5 बिलियन। सो वी शुड पुट आवर माइंड्स टुगेदर कि हाउ कैन वी टेक इट टू दैट लेवल। अच्छा, अब अगर आप मतलब एक जिसे कहते हैं ना रीजनल ट्रांजिट एंड लॉजिस्टिक हब बनना चाहते हैं,
जो कि कराची को व्हेन दुबई वाज नॉट इवन टू द एक्सटेंट दैट इट वाज देयर, तो ये कैसे करेंगे? तो गवादर को ईरानियन एक्टिविटी से हमें इंटीग्रेट करना है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, और फिर कस्टम्स, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स और लॉजिस्टिक सिस्टम्स। सो यार बात कोई आसान काम नहीं है जो मैं आपको कर रहा हूँ। ये अगर सारा कुछ हम कर लेते तो क्या पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 14% पे होता? नहीं होता, वो 20-22% पे होता। पाकिस्तान की ग्रोथ फर्क होती। ये वो काम है जो हम दिहाइयों से नहीं कर पाए हैं। मतलब अभी हमें ये सोच आई है कि हमने अपने पोर्ट की इफेक्टिवनेस को बेहतर करना है। ये सोच तो हमेशा आनी चाहिए थी ना, मतलब अब क्यों आई? अच्छा, और जो गवादर चाह बहार है, मैं इस पर भी बात करता हूँ, इसको कॉम्प्लीमेंट्री सतह पर सोचे, नॉट अ कंपेटिटिव थिंग। ये एक ट्विन पोर्ट स्ट्रैटेजी डेवलप करें। अब यू गॉट टू पुट बेस्ट माइंड्स टू डू दिस, राइट? पोजीशन गवादर एज अ डीप वाटर इंडस्ट्रियल एंड एनर्जी हब। अब ये सारे काम बिल्कुल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट बेनिफिशरीज के जो हार्मोज खुलेगा। मोर रिलायबल एलएनजी सप्लाईज आपको मिलेंगी, बिकॉज उस पर आप डिपेंडेंट है अब भी। बिकॉज 5-10 साल में जाकर आप शायद अपनी एनर्जी को ठीक कर सकें कि आप 50-54% जो इंडिजिनस हैं उससे आगे बढ़ सकें। इंश्योरेंस और फ्रेट कॉस्ट्स जैसे ही ड्रॉप करेंगी तो आपकी एक्सपोर्ट की जो कम्पिटिटिवनेस है वो थोड़ी ठीक होगी। और जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हमने देखा, एसपीआई जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है वो 15% पे चला गया था, और जो करंट अकाउंट पे अगर प्रेशर बनना था तो वो शायद रिलीव हो जाएगा। फिर आपके आगे मूविंग फॉरवर्ड एनर्जी है, एग्रीकल्चर है, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल है, जिनकी अब इस रीजन से और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मैं रिलेटेड गुफ्तगू कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग जनरली, दैट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्सटाइल अ लॉट। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम मोनेटाइज करना चाह रहे हैं पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक कैपिटल है। This is in one liner what we want to do. Greater economic arrangement with the US. अब उनसे मांगे ना कि वो क्या आपको कोई टैरिफ में रिलीफ दे सकते हैं, तो जरूर दे दें। प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस EU को मिला हुआ है, वो आगे चला जाए GSP प्लस के थ्रू, बाकी जगह पे मिले। गल्फ पार्टनरशिप्स चलें, UAE से वी आर नॉट दैट थिक, बट बाकियों के साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उसमें कैसे आपने आगे बढ़ना है उनके साथ। और एज अ मीडिएटर बहुत अच्छा रोल प्ले किया है आपने, और इस्लामाबाद मेमोरेंडम हुआ। ये ट्रूली प्राउड मोमेंट है फॉर मी एज अ पाकिस्तानी एंड फॉर द 250 मिलियन पाकिस्तानीज। अब वॉशिंगटन और तेहरान के साथ, दोनों के साथ रवाबित ट्रेड के कैसे बिल्ड करने हैं, दैट्स स्टिल अ मच डीपर स्टोरी टू राइट। और बजट के ज़िमन में भी बहुत सी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, सो दैट हम थोड़ा इंसिजन जो करने वाली है स्ट्रक्चर्स की उसको डीपर कर सकें। दैट्स द रियल थॉट, बट अपॉर्चुनिटी इज सर्टेनली देयर। सही। तो अब खान साहब, ये डायरेक्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, अब उनको ग्रैब कैसे करना है, उस पर पॉलिसी क्या बनानी है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ये जो इस वक्त पाकिस्तान ने दुनिया का एक एतमाद जीता है और ये जंगबंदी में जो रोल प्ले किया, तो अब इससे क्या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ? यानी FDI जो कि एक साल में बमुश्किल $2 अरब पाकिस्तान में आया करती थी, क्या उसका फिगर भी कुछ ऊपर जाएगा? ये जो बड़ी मईशतें जो इस वक्त पाकिस्तान की तारीफ कर रही हैं, क्या ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में भी दिलचस्पी रखती हैं? अरबाब, मैं हमेशा कहता हूँ पिछले 10 से 15 साल देख लें, डिफरेंट कोशिशें हुई। मुझे याद है मैं ऑस्ट्रेलिया में काम किया करता था, तो मैं उस वक्त के वज़ीर ख़जाना को, मेरे उस्ताद थे, तो मैं उनसे कभी कभी टेलीफोन पे गप लगा लिया करता था। तो मैं गप लगा रहा था तो उन्होंने कहा मैं अमेरिका जा रहे हैं हम, और हम बात कर रहे हैं उनसे, $7 अरब की FDI का पोटेंशियल है पाकिस्तान में। ठीक, पिछले 15 साल का $1.5 से $2 अरब को क्रॉस नहीं कर रहे। सो यू रियली हैव टू थिंक। और वो भी चूंकि CPEC में 11,000 मेगावाट पावर आ रहा था, तो दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रही थी। FDI को इतना सादे अल्फाज में पाकिस्तान में बयान किया जाता है, पहले तो FDI एंड देयर इज गुड FDI एंड देन देयर इज FDI व्हिच डजंट हेल्प। FDI जो पाकिस्तान आती है, कोई आके तेल बेचता है, कोई आके अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, वो यूज़ करते हैं, डिविडेंड वापस जाते हैं। FDI वो होती है जो चीन से वियतनाम गई, जहाँ पे कपड़ा भी बन रहा था, मोबाइलिंग, ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इनके पार्ट्स भी बन रहे थे, सैमसंग वहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहा था। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र, मैनेजमेंट ट्रांसफ़र एंड एक्सपोर्ट, ये 3 चीज़ें हैं। ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान की FDI में लार्जली जो है वो मिसिंग है। पहले ये आए जो कंज्यूमर गुड्स में FDI आई, फिर आपने देखा जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की FDI आई, पर कभी भी एक्सपोर्ट लेड, मैनेजरियल ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र, दिस इज़ द डीपर थॉट। अब ये क्यों नहीं आई
क्योंकि आपने DDI नहीं की, विच मीन्स डोमेस्टिक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो 14% पे है। पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम डिक्लाइनिंग है। पाकिस्तान की एजुकेशन पे स्पेंडिंग 0.8% ऑफ GDP है। लेबर प्रोडक्टिविटी कम है, एनर्जी बहुत महंगी है, पोर्ट्स एंड शिपमेंट की उस तरह से लॉजिस्टिक्स डेवलप नहीं हुए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कमज़ोर है, इसलिए FDI नहीं आती। डीरेगुलेशन करके हमने आसानियां कारोबार को लगाने में, चढ़ाने में और बंद करने में, ये 3 ही स्टेजेस होती है ना साइकिल की, वो हमने पैदा नहीं की जो कतर कर सका है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हमने अपनी विमेन लेबर फोर्स को 23% रखा, बांग्लादेश ने बहुत बढ़ाया, सारी जो उनकी आ रही थी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल रिलेटेड, बहुत सा उनमें वेमेन का हाथ था। सो अगर हम सतही गुफ्तगू करेंगे तो हम ये कहते रहेंगे कि हम कोई लोगों को इंसाइट करें, बैंकेबल प्रोजेक्ट्स दें। हमेशा याद रखिए कि स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, गुड इंस्टीट्यूशंस, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी, और वो पॉलिसी स्टेबिलिटी जो लॉन्ग रन पॉलिसी को इंड्यूस करे इनटू दिस काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। ये सारा फ्रेमवर्क, चाहे वो BOI हो, SIFC हो, 5 और इदारे, शायद 4 और इदारे हैं PBITs, ये जैसे पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड समथिंग कहलाता है, ये सारों को बड़ा गियर अप करना पड़ेगा। दुनिया भर में हमारे, मतलब बिसाइड जो मैंने बाकी बातें की हैं, दुनिया भर में हमारे जो कमर्शियल अटैशीज हैं उनको गियर अप करना पड़ेगा। कोई थोड़ी सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, डजंट मीन किसी सेक्टर की, बट ये डीरेगुलेशन की, लिबरलाइजेशन की, ये लिखनी पड़ेगी। दिस इज़ ट्रूली हार्ड वर्क। अब हम क्या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करके, रोड शोज करके हमने कोशिश की है, बट शायद उस तरह की कामयाबी उससे नहीं होती जो इन डीपर इश्यूज को सॉर्ट करने में होती है। अभी भी जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, अगर 43 डिविजन्स में फंसे रहेंगे तो कोई भी इसको आकर सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसको सारे को सॉल्व करने के लिए हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को ठीक करना पड़ेगा, और एनर्जी का मसला तंजीम-ए-नौ से हल करना पड़ेगा। इम्पोर्टेड FDI तभी उन एरियाज़ में लानी है जो एक्सपोर्ट कर सकें, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकें, और हमारी अपनी JVs, जॉइंट वेंचर्स हों, DDI उसको ला रही हो। नाउ दिस इज़ ट्रूली हार्ड वर्क। आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। अरेबियन सी से फूड बास्केट बने पूरी मिडल ईस्ट की, और कार कंट्रीज़ की तरफ, जैसे मैंने कहा, फूड तो है ही है, बट अदर फार्मास्यूटिकल और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी शामिल हो जाएं। दैट्स द नेक्स्ट 5-10 years ऑफ पाकिस्तान। टैक्सेशन को भी इसमें कम करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा, कंपैटिबल करना पड़ेगा। मतलब हमने अपना इस पर कॉर्पोरेट टैक्स बड़े लार्ज पे अभी भी 54% ही रखा हुआ है। टर्की ने ड्रॉप कर दिया है 9% पे। बांग्लादेश आई थिंक 12% पे है। अगर मुझे वियतनाम के फिगर्स अब नहीं याद, बट वो भी ऑन द लोअर साइड है। ये सारे वो काम हैं जो पाकिस्तान को करने पड़ेंगे। द अपॉर्चुनिटी इज देयर, कैन वी फिक्स आवर स्ट्रक्चर टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, दैट रिमेन्स टू बी सीन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत साहब मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स के नंबर भी खासे मुतासर कुन रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं, कितनी ग्रोथ हुई है उसमें, छोटे से ब्रेक के बाद तफसील से बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट सालाना 4.5 अरब डॉलर का टारगेट हासिल करने के बहुत करीब पहुंच गई है। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स ने फिस्कल ईयर 2025-26 में अपवर्ड ट्रेंड को बरकरार रखा है और जुलाई से लेकर मई के 11 महीनों में पहली बार 4.2 अरब डॉलर की सतह उबूर की है। मई 2026 में IT एक्सपोर्ट्स 373 मिलियन डॉलर रही हैं, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में इस महीने में 13% ज़्यादा है, लेकिन अप्रैल के मुकाबले में ये 12% की कमी रिकॉर्ड हुई है। लेकिन इसकी बड़ी वजह ज़ाहिर है कि ईद की छुट्टियां थीं और कम वर्किंग डेज होना थे। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2025-26 के दौरान IT एक्सपोर्ट्स 4.2 अरब डॉलर तक पहुंची हैं, जो गुज़िश्ता फिस्कल ईयर के इसी अरसे के मुकाबले में 21% ज़्यादा है, और हुकूमत ने पूरे फिस्कल ईयर के लिए 4.5 अरब डॉलर का टारगेट मुकर्रर किया है, जिसको हासिल करने के लिए इस महीने यानी जून में तकरीबन 30 करोड़ डॉलर की मजीद एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है, जो कि बज़ाहिर एक आसान टारगेट नज़र आ रहा है। अब IT सेक्टर की सबसे नुमाया बात इसकी तेज़ रफ्तार तरक्की है। जहाँ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सालाना तकरीबन 7% की रफ्तार से बढ़ रही हैं, वहाँ हम IT एक्सपोर्ट्स में 20 से 20% का इजाफा देख रहे हैं। दिसंबर 2025 में IT एक्सपोर्ट्स 437 मिलियन डॉलर की रिकॉर्ड सतह तक भी पहुंची हैं, जो गुज़िश्ता 13 माह की बुलंद तरीन माहाना कारकर्दगी रही है। सिर्फ IT एक्सपोर्ट्स मई में
$314 मिलियन नहीं, जो एक साल पहले के मुकाबले में 7% ज़्यादा हैं। अब इससे जाहिर होता है कि सेक्टर न सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहा है बल्कि कीमती फॉरेन एक्सचेंज भी ज़्यादा तादाद में मुल्क में आ रहा है। और हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान मनसूबे के तहत फिस्कल ईयर 28-29 तक IT एक्सपोर्ट्स को $10 अरब तक ले जाने का जो टारगेट है वो भी ऐसा लग रहा है कि अब वो अचीव हो जाएगा। और इस मकसद के लिए आइंदा 3 वर्षों में तकरीबन 27% सालाना कंपाउंड ग्रोथ दरकार होगी। इस सेक्टर में तरक्की के बावजूद कई बुनियादी चैलेंजेस अब भी मौजूद हैं। एक्सपर्ट से कहते हैं कि महदूद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्किल्ड मैन पावर की कमी के अलावा वेंचर कैपिटल की कम दस्तयाबी और डेटा सेंटर्स की कमी के साथ इंटरनेट के मसाइल सेक्टर की तरक्की की रफ्तार को मुतासर कर सकते हैं। इसके बावजूद IT सेक्टर पाकिस्तान के लिए सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला एक्सपोर्ट सेक्टर बन चुका है और मुस्तकबिल में एक्सपोर्ट्स के स्ट्रक्चर में बहुत अहम तब्दीली भी ला सकता है। अब ये कितनी ग्रोथ मुमकिन, और जो अभी रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ उसमें जो फैसिलिटेशन IT के लिए बरकरार रखी गई, क्या उससे सेक्टर के प्रोफेशनल्स मुतमईन हैं? हम बात करेंगे ज़ोएब खान साहब से, जो साबिक चेयरमैन है पाशा के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ोएब साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है सेक्टर। $4.5 अरब तक हम इस साल पहुँच ही जाएंगे अगर जून की एक्सपोर्ट्स भी हम शामिल कर लें। अगले साल के जो आदाफ हैं वो भी यकीनी हासिल हो जाएंगे। जो रियायती निज़ाम है IT एक्सपोर्ट्स के लिए, IT सेक्टर के लिए, उसको अभी अगले 3 साल तक बरकरार रखा गया है बजट सेक्टर की स्पीच में भी और उस बिल में भी। तो उससे आप लोग मुतमईन हैं या कुछ डिमांड्स हैं आप लोगों की जो अभी फुलफिल होना बाकी हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि 3 साल पहले जब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम हुआ तो उस वक्त तक हमारे 2 साल जो है एक्सपोर्ट रुक गई थी, $2.6 बिलियन से ऊपर नहीं जा रही थी। और IT इंडस्ट्री, इन्वेस्टर और कस्टमर जो बाहर होता है उसको देख रहा होता है कि इस मुल्क के अंदर कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी कितनी बरकरार है। इस बजट में 0.25 की जो एक्सटेंशन हुई है कुछ सालों के लिए, और ये बहुत अच्छा और बहुत अहम इकदाम है। इससे स्टेबिलिटी IT सेक्टर की आती है। दूसरी बात ये है कि आप देखें कि 3 साल पहले जो बीज बोया गया था उसका ये रिजल्ट आ रहा है, जिसमें हम सऊदी अरब डेलीगेशन लेके गए, लंदन डेलीगेशन लेके गए, हम कतर डेलीगेशन लेके गए, दुबई डेलीगेशन लेके गए। IT सेक्टर के अंदर जब आप जाते हैं, डेलीगेशन या कंपनीज बाहर पार्टिसिपेट करती हैं तो उसमें फिर ज़ाहिर एम्बेसीज भी इन्वॉल्व होती हैं, कॉन्सुलेट भी इन्वॉल्व होते हैं। इन 3 साल पहले से हमारी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स की IT सेक्टर के लिए इतनी अहम पेशरफ या नॉलेज नहीं थी, जो नॉलेज इकोनॉमी की हम बात करते थे। पहले हम वही फ्रूट्स, मैंगोज, ऑरेंजेस, टेक्सटाइल गारमेंट्स की बात कर रहे होते थे। उसका एक बहुत बड़ा इकदाम है। दूसरी चीज आप अगर देखें इस साल, और अभी आपने कल परसों न्यूज देखी होगी कि फ्रीलांसर्स का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बढ़ा है। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है जो हमारे IT सेक्टर में सैलरीज पे जो टैक्स है उस पे बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने वर्कर्स को रिमोट वर्कर या फ्रीलांसर डिक्लेयर करके भी यहाँ पे पैसे आ रहे हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स का पैसा होम रेमिटेंसेस की मद में भी आ रहा है। तो एक्चुअल एज पर स्टेट बैंक अगर आप देखें तो ये $5 से $6 बिलियन की तो IT की एक्सपोर्ट हो रही है। अगर आप एडिशनल करें जो नॉन ऑफिशियल है, जिसमें हमें कहा जाता है कि IT सेक्टर बाहर पैसे रखते, कोई बिजनेसमैन बाहर पैसे पार्क नहीं करता। 2.5 साल पहले स्टेट बैंक ने 2 साल पहले स्टेट बैंक ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें जिस वक्त $50% रिटेन हुआ था, उसमें 2 चीजें इन्होंने हमें अलाउ की थी। एक कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड, उसमें इन्होंने 12 से 14% हमसे टैक्स लेते थे। शुक्रिया इस गवर्नमेंट का कि इन्होंने वो टैक्स जो है ना वो कम कर दिया है, नंबर 1। उस पे ये कि अब उसका इस्तेमाल सही होगा। लेकिन साथ में उस वक्त एक और चीज कही गई थी कि आप अपने बैंकिंग चैनल से रिपेट्रिएशन ऑफ फंड इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं। वो अभी तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप और IT कंपनीज बाहर पैसे उन किस्म के बैंकों में रखते हैं जहां डिजिटल बैंकिंग के जरिए आप दुनिया भर में सैलरीज, मार्केटिंग के एक्सपेंस, सेल्स के एक्सपेंस आराम से कर सकते हैं। अब वो अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हुई है। जैसी वो भी हमारी एग्जीक्यूशन होगी तो आप यकीन करें कि हम 2-3 सालों में $3-4 बिलियन और एडिशनल इजाफा कर सकेंगे। सही। तो ज़ोएब साहब, ये अभी ये एग्जीक्यूशन इस प्लान में शामिल है, चूँकि अभी जो बजट की डिटेल सामने आई उसमें ऐसा लग नहीं रहा कि कोई मज़ीद फैसिलिटेशन हमारे IT सेक्टर को फराम की जाएगी। जो पुरानी रियायती निज़ाम था उसको तो बरकरार रखा गया है, लेकिन कुछ मज़ीद, चूँकि ये इमर्जिंग सेक्टर है और बहुत तेज़ी से एक्सपोर्ट्स में ऊपर आ रहा है, तो ये फैसिलिटेशन इसमें मज़ीद भी कुछ बढ़नी चाहिए। देखें, सिर्फ एग्जीक्यूशन
देखिए होता क्या है कि आईटी कंपनीज स्टार्टअप्स क्या करते हैं, उनके पास 24 घंटे, आपने नाम सुना होगा पेनीयर का। पेनीयर एक डिजिटल बैंकिंग है, उसमें आपको कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड भी शिप होकर पाकिस्तान आ जाता है और उसके जरिए 24 घंटे दुनिया भर में पैसे कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसकी 3 से 4% फीस होती है। आज अगर मुझे रिपेट्रिएशन करनी है उस $50 जो रिटेनर अकाउंट है एक्सपोर्ट का, मुझे उसके लिए एक बैंक का फॉर्म साइन करना होता है रेमिटेंस का, 3 से 4 दिन लगते हैं ट्रांसफर होने में, ब्रांच जाना पड़ता है। ये दुनिया में नहीं होता। बाकी बैंक सेक्टर्स में आप ये कर लें, आईटी सेक्टर में अगर आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, और ये स्टेट बैंक ने तो अलाउ किया हुआ है, इसकी एग्जीक्यूशन बैंक्स ने करनी है। तो दिस इज फंडामेंटल थिंग। सेकंड इज देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन नॉलेज इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री माइंडसेट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ोएब खान साहब। साबिक चेयरमैन पाशा हमारे साथ बता रहे थे कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है इस वक्त टैलेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेशन इस वक्त उस तरीके की नहीं मिल रही जो कि ये टैलेंट या फिर ये सेक्टर डिज़र्व करता है। और इसी टैलेंट की एक मिसाल हम भी आपके सामने अपने प्रोग्राम में रखते हैं। अमरीकी खलाई और टेक्नोलॉजी कंपनी स्पेस एक्स की जानिब से AI कोडिंग प्लेटफॉर्म कर्सर की पेरेंट कंपनी एनी कर्सर को $60 अरब में ख़रीदने की जो इत्तला थी वो अब ऑलमोस्ट कन्फर्मेशन की तरफ जा चुकी हैं और आलमी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है। इस कंपनी के को फाउंडर सालेह आसिफ कराची से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी AI इंजीनियर हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में आलमी सतह पर नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। अब ये मुआहिदा सिर्फ एक कॉरपोरेट डील नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आलमी दौड़ में AI कोडिंग प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती हुई अहमियत का भी बहुत वाज़ेह सबूत है। कर्सर चंद साल में दुनिया के तेज़ी से तरक्की करने वाले सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स में शामिल हुआ और फिर इसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तरीक़ेकार को ही तब्दील करने में अपना बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान के लिए ये खबर इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला टैलेंट आलमी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में अरबों डॉलर की कंपनीज बनाने की सलाहियत रखता है। ऐसे कामयाब मॉडल्स पाकिस्तान के नौजवानों के साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम और इन्वेस्टर्स के लिए एक नई उम्मीद है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस किस्म की कामयाबियाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं लाती, लेकिन पाकिस्तान के ह्यूमन कैपिटल और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी के बारे में आलमी तासुर बहुत बेहतर बनाती हैं। हालिया महीनों में पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम रही है, लेकिन ऐसी आलमी कामयाबियां मुल्क के सॉफ्ट इमेज और टेक सेक्टर की साख को मजबूत करती हैं। AI और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आलमी इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर पाकिस्तान लोकल स्टार्टअप्स के साथ वेंचर कैपिटल और टेक एजुकेशन पर तवज्जो दे तो मुस्तकबिल में ऐसी मजीद कामयाब कंपनीज सामने आ सकती हैं और हमारे मुल्क का ये टैलेंट पूरी दुनिया में इस वक्त मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुतवक्के बड़ी कमी पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए एक अहम रिलीफ साबित हो सकती है, लेकिन हुकूमत को कंज्यूमर्स को रिलीफ देने और टैक्स इनकम बरकरार रखने के दरमियान एक मुश्किल बैलेंस कायम करना होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया अमन मुआहदे और उसमें होती हुई पेशरफ ने 4 माह में पहली बार ब्रेंट क्रूड को $80 फी बैरल से भी नीचे ट्रेड होते देखा है और उसके अलावा WTI 4 माह में पहली बार $75 फी बैरल के करीब ट्रेड हो रहा है। अब आलमी मंडी में इस वक्त खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद इम्कान है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में 20 से 22 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 32 से 35 रुपए फी लीटर तक कमी का ऐलान करेगी। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत इस वक्त एक हफ्ते में 245 रुपए से कम होकर 225 रुपए फी लीटर हो गई है। इसी तरह डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत भी कम हुई है, 304 रुपए से अब वो 269 रुपए फी लीटर तक आ गई है। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत तकरीबन $10 फी बैरल और डीजल की कीमत $18 फी बैरल कम हुई है। कम तेल कीमतों से पाकिस्तान को नुमाया माली फायदा हासिल हो सकता है। एक्सपर्ट से कहते हैं कि खाम तेल की कीमत में हर $5 फी बैरल कमी से मुल्क का इंपोर्ट बिल तकरीबन $90 करोड़ कम हो जाता है। ये बड़ी वाज़ेह कमी है। अगर मौजूदा कमी बरकरार रहती है, सिलसिला जारी रहता है, तो सालाना बचत 1.8 से 2.4 अरब डॉलर्स तक पहुंच सकती है, जो स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज ज़खायर का तकरीबन 10% बनती है। पेट्रोल और डीजल में कमी से इन्फ्लेशन पर भी मुस्बत असर मुतवक्के है। अंदाजे ये बताते हैं कि हर $5 फी बैरल कमी से महंगाई में 22 से 35 बेसिस पॉइंट्स कमी आ सकती है, जिससे ट्रांसपोर्ट के साथ एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल के अलावा सीमेंट और केमिकल सेक्टर्स की कॉस्ट कम हो जाती है और इससे बिजनेस को सहारा मिलता है। लेकिन हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पेट्रोलियम लेवी का है। इस वक्त पेट्रोल पर 106 रुपए और डीजल पर 53 रुपए फी लीटर लेवी वसूल की जा रही है। फिस्कल ईयर के लिए 1.7 ट्रिलियन रुपए पेट्रोलियम लेवी का वसूली का टारगेट मुकर्रर किया गया है, जो बजट डेफिसिट कंट्रोल करने और IMF शराइत पूरी करने के लिए बहुत अहम समझा जा रहा है। अगर हुकूमत आलमी कीमतों में कमी का मुकम्मल फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करती है तो टैक्स कलेक्शन में
में नुमायां कमी आ सकती है, और अगर लेवी बरकरार रखी जाती है तो बजट टारगेट्स हासिल करना आसान होगा। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स पार्शल रिलीफ की तवक्को कर रहे हैं, जिसके लिए अब आलमी कीमतों में कमी की जो है वो पाकिस्तान के लिए एक नादिर मौका फराहम कर रही है। अगर हुकूमत दानिशमंदाना तवाज़ुन कायम करती है तो एक तरफ आवाम को रिलीफ मिल सकता है, और साथ ही साथ बजट खसारे के साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और IMF टारगेट को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। लेकिन मशरिक़ वस्ता की जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल अब भी सबसे बड़ा ख़तरा है, जो किसी भी वक्त कीमतों के मौजूदा ट्रेंड को तब्दील है। अब जो पीस डील जिस तरह होने जा रही है, अगर ये कामयाबी के साथ हो जाती है तो ये सूरत हाल कितनी बेहतर होगी, इस पर हम बात करेंगे। शान सईद साहब चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, IQA ग्लोबल के, हमारे साथ मौजूद हैं। शान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त ये ईरान अमेरिका माहिदा कितना इंपॉर्टेंट है खासतौर पर ऑयल प्राइसेस के लिए, और इससे फिर ओवरऑल जो दुनिया की इकॉनमी है और फिर पाकिस्तान को भी हम कनेक्ट करें तो क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है आने वाले 1-2 हफ्तों में? थैंक यू। आपने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ये जो ऑयल प्राइस नीचे आई हैं, इससे इन्फ्लेशन जो है वो उसके कम होने के चांसेस जो हैं वो बड़े नुमायां हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अगर ऑयल प्राइस कम होगी तो पूरी दुनिया में जो है इन्फ्लेशन वो इतनी जल्दी तो नहीं नीचे आएगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो नीचे आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स भी जो हैं, जो इस वक्त कुछ मुल्कों ने बढ़ाए हैं, वो भी कमी की तरफ जो हैं वो होंगे। ओवरऑल जो इस मुआहदे का जो आउटलुक है, जो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि ये क्या जो एग्रीमेंट है इसका इम्पैक्ट क्या होगा स्टेट ऑफ हॉर्मोज में, मिडिल ईस्ट में, क्या ये परमानेंट रहेगा। अगर आपने देखा हो पिछले 3-4 घंटे में रशिया और यूक्रेन की जंग दोबारा छिड़ गई है और रशिया को काफ़ी नुकसान हुआ। रशिया जो है 10% जो है ऑयल एंड गैस सप्लाई करता है पूरी दुनिया को। तो अब देखना ये है कि इस रशिया और यूक्रेन की जंग में क्या उसका इम्पैक्ट ऑयल पे कितना आता है। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ईरान 1 से 2 मिलियन बैरल्स पर डे सप्लाई करेगा, और फिर अब रशिया का, तो उसका इम्पैक्ट जो है उसका वो ऑयल प्राइस ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी। एट द मोमेंट जो एक्सपेक्टेशन है कि ऑयल प्राइस अगर आप मार्केट देखें तो ब्रेंट जो है वो $77 पे ट्रेड कर रहा है और WTI 73.84 पे ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स जो हैं वो ऑयल मार्केट के बारे में थोड़े से बेरिश हैं। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑयल प्राइस 65 से $70 के दरमियान ट्रेड करेगी मूविंग फॉरवर्ड। जहाँ तक इसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लिए कि हमने ऑयल को $120 पर बैरल पे भी देखा, और अब हम जो है ऑयल को $77 पे देख रहे हैं। इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी मेहनत है कि उन्होंने एज ए मीडिएटर ईरान और US को इस एग्रीमेंट साइन करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, और पूरी दुनिया अब पाकिस्तान के इस रोल को बड़ा एक्नॉलेज कर रही है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को एक रूम मिलेगा मनूवर करने के लिए कि वो ऑयल प्राइसेस कट करें और उसका जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन करें। कितनी जल्दी गवर्नमेंट करती है, उनको अपना फिस्कल डेफिसिट भी देखना है, IMF की कंडीशन भी देखनी है, अपना ग्रोथ आउटलुक का भी बड़ा उनको ख्याल रखना है। जो आपकी करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो काफ़ी समझदार, ही इज़ वेरी सगेशियस, ही इज़ वेरी स्मार्ट और ही इज़ क्वाइट सवांट। तो उनको पूरी दुनिया का ग्लोबल पर्सपेक्टिव, आजकल की दुनिया में फाइनेंस मिनिस्टर का होना एज अ बैंकर वो बड़ा ज़रूरी है। सही, तो क्योंकि हमने माजी में देखें कि जो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको इतना पता नहीं है कि जी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, हमारी एक्सपोर्ट्स कहाँ जा रही हैं, इंपोर्ट का क्या है, ऑयल पेमेंट्स हमारी किस तरह है। लेकिन जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर इनके बारे में कह सकता हूँ कि इनको ग्लोबल इकोनॉमी का काफ़ी अच्छी तरह पता है, इनको एनर्जी मार्केट के बारे में काफ़ी पता है, इनको लोकल इकोनॉमी के बारे में काफ़ी पता है, ये अच्छा मैनेज कर सकते हैं। तो शान साहब, ये हमने देखा कि जब ये प्राइसेस जब अब अपने एक्सट्रीम पर गई, अपनी ऑल टाइम हाई पर गई, तो पाकिस्तान में विद इन डेज प्राइसेस बढ़ी और ये पेट्रोल 250 रुपये से 400 पाकिस्तानी रुपीज़ पर पहुँच गया, उससे भी ऊपर गया। और हम देख रहे हैं कि अब जब ये प्राइसेस
प्राइसेस बहुत तेज़ी से नीचे आ रही हैं, तो ये वापस पाकिस्तान में कीमत कम होने का सिलसिला बहुत ही स्लो है। ये 4-4, 5-5, 10-10 रुपये करके ये वापस आ रहा है, जबकि ये बढ़ा था 37 रुपये, 50 रुपये और इस रेशो से। तो ये इतना ज़्यादा कॉशियस अप्रोच क्यों है इस वक्त हुकूमत की, जब हम देख रहे हैं कि $75 के अराउंड इस वक्त आलमी कीमत आ चुकी है? देखिए, मार्केट जो है वो उनका आप कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि वो सेटल डाउन हो रही हैं। आई डोंट सी द मार्केट सेटलिंग डाउन वेरी सून। द डायरेक्शंस इन द मार्केट आर ऑफ अ मैग्नीट्यूड दैट वी हैव नॉट सीन इन अ जनरेशन। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट कॉशियस है। और जैसे मैंने आपको बताया, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उन्होंने बड़ा जुडिशियस जो है वो स्टांस लेते हैं। बड़े उनको हर चीज जो है मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखनी पड़ती है, कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते इस वक्त। ठीक है। तो मार्केट जो है वो बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी इतनी तेजी से रिएक्ट करें। आपको अपने सारे कार्ड्स देखने पड़ते हैं, कौन सा कार्ड आप मार्केट में लेके आए, किस तरह इकोनॉमी। और ये अक्सर लोग जो है, ये आप जैसे एंकर का काम है कि वो लोगों को समझाएं कि इकोनॉमी जो है वो यू कैन नॉट प्ले इकोनॉमी लाइक अ पियानो, कि आप फिस्कल नोट प्रेस करें या मॉनेटरी नोट प्रेस करें और स्ट्रक्चरल नोट प्रेस करें और आपको एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन मिल जाए। बिल्कुल सही। और शान साहब, जाहिर है ये चीज़ आसानी से समझाने के लिए आप जैसे एक्सपर्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब ये इस वक्त जो चले ऑयल के बाद ज़रा गोल्ड की तरफ हम शिफ्ट होते हैं, जो हम देख रहे हैं इस जंग ने वो असर नहीं दिखाया गोल्ड की प्राइसेस पे, जो एक्सपेक्टेशन थी कि शायद बहुत ऑल टाइम हाई पे चली जाएगी। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त $4,250 के अराउंड पर आउंस कीमत है। और पाकिस्तान में अभी जब हम अभी बात कर रहे हैं तो ये 4.5 लाख रुपए से भी कम इसकी वैल्यू है। तो अब ये भी क्या जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे दोबारा से अपनी उस कीमत की तरफ जाएगा जो एक वक्त में पाकिस्तान में 6.25 लाख और इंटरनेशनल मार्केट में 53-5400 पर पहुंच गया था? गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, यूबीएस, उन्होंने जो कॉल साल के शुरू में दी थी वो कॉल उन्होंने चेंज नहीं की। जो IQI में हमने एक लोकल चैनल है कराची में, उसको मैंने कॉल दी थी, मार्केट कॉल 5,200 से लेके $6,000 पर आउंस पे ट्रेड करेगा गोल्ड इस साल के आखिर में। 28 जनवरी को हमने देखा कि गोल्ड की कीमत जो है वो 5,560 डॉलर पर आउंस पे ट्रेड कर रही थी। तो गोल्ड में अभी भी पोटेंशियल है, क्योंकि उसके जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग आ रही है। कुछ सेंट्रल बैंक्स ने, जैसे टर्की का सेंट्रल बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अपने गोल्ड जो रिजर्व्स हैं उनको ऑफलोड किया क्योंकि उनको डॉलर खरीदना था, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस में एक जो है पुल बैक आया। दूसरा ये कि चाइना जो है वो गोल्ड इसलिए बाय कर रहा है क्योंकि उन्होंने इवेंचुअली चाइनीज युआन को लेके आना है और वो कोशिश कर रहे हैं कि उसकी ग्लोबल रिकग्निशन 2027 से पहले 2026 में हो जाए, क्योंकि ब्रिक्स में काफ़ी मेंबर्स युआन को लाने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। तो मेरा ख्याल है गोल्ड की प्राइस जो है फिलहाल जो है पुल बैक कर रही है। बहुत सारे लोग कह रहे थे मुझे कि गोल्ड की प्राइस शायद 3,000 हो जाए, 3,500 हो जाए। गोल्ड की प्राइस $4,070 उसने मेरा ख्याल है लो किया और उसके बाद दोबारा वो रिकवर हुई और हमने देखा 4,350 में भी ट्रेड किया और इस वक्त 4,260 पे ट्रेड कर रही है। तो मार्केट इस तरह वॉलेटाइल रहेगी, कोई चीज स्ट्रेट लाइन ऊपर नहीं जाती, उसमें हिकअप्स आते हैं 25%, 30%, 50% उसमें करेक्शन आती है और फिर दोबारा ऊपर जाती है। ठीक है, एक आखिरी सवाल शान साहब, ब्रीफली इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि सिल्वर प्राइस भी इसी तरह से वॉलेटाइल रहेगी? ये $65 के अराउंड अभी मौजूद है, तो ये भी इसमें भी कोई बड़ा हाई अप नहीं आ सकता आने वाले दिनों में? गोल्ड और सिल्वर जो है इन टेंडम मूव करते हैं, गोल्ड ऊपर जाएगा सिल्वर भी ऊपर जाएगा। सिल्वर की हमेशा एप्रिसिएशन गोल्ड से डबल होती है। पिछले साल गोल्ड जो है 64% अब गया था, सिल्वर जो है 147% अब गया था। सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, सोलर पैनल्स हो, LED हो, आपका स्मार्टफोन हो, आपका लैपटॉप हो, हर चीज में सिल्वर यूज होता है। तो वंस सिल्वर इज यूज्ड इट कैन नॉट बी रीयूज्ड, और इतना सिल्वर मार्केट में आ नहीं रहा। जो लोगों के पास सिल्वर है उन्होंने होल्ड किया हुआ है, तो सिल्वर भी गोल्ड की मूवमेंट के साथ
वो उसकी ट्रैकिंग होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शान सईद साहब, चीफ इकोनॉमिस्ट IQ ग्लोबल। हमारे गुफ्तगू आपने सुनी, और नाज़रीन को हम ये भी बता दें कि पिछले 1-2 रोज़ में गोल्ड ख़रीदने में या उसकी कीमत पता करने में जो लोगों को मुश्किलात का सामना रहा, तो उसकी वजह गोल्ड प्राइसेस या सिल्वर प्राइसेस की फ्लक्चुएशन नहीं, बल्कि कुछ इशूज़ हैं ज्वेलर्स के FBR के साथ, जो कि वो लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो ये इसमें कीमत के बढ़ने या कम होने का कोई किरदार नहीं है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।